हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटे, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और आपके एग्ज़ाम्स के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटे। सारे बच्चे सोच रहे होंगे जिंदल सर आज क्या करवाने वाले हो, तो आप अपनी कॉपी में एक हेडिंग बनाओ ज़रा। इस चैप्टर का नाम है बेटे शेयर बेस्ड पेमेंट्स। शेयर बेस्ड पेमेंट्स, इस पे आप लगाइए टिक। इम्पॉर्टेंट, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा चैप्टर है और यकीन मानो आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। और जो इस चैप्टर में आप सीख के चलोगे वो आगे AS20 अर्निंग पर शेयर में भी आपके काम आएगा। अच्छा, मैं ज़रा सबसे पहले आता हूँ कॉन्सेप्ट नंबर 1 में। मीनिंग ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट्स। सर जिंदल सर, आप हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर का हमें बेसिक समझाते हैं कि हम ये चैप्टर क्यों स्टडी कर रहे हैं। अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो तो आप बता ही देते हो, लेकिन आप साथ में ये भी बताते हो हमेशा कि हम इस चैप्टर को स्टडी क्यों करें। तो सर कुछ ऐसा लॉजिक आप हमें एक्सप्लेन करोगे या सीधा अकाउंटिंग शुरू करोगे? तो बेटे मेरा आंसर ये है, बिना लॉजिक्स के, बिना अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन करने सीख भी लिए तो क्या फ़ायदा। मैं आपको सबसे पहले बड़े प्यार से, आज मुझे कुछ नहीं कराना, मुझे शेयर बेस्ड पेमेंट का आपको मीनिंग समझाना है, थोड़ी बहुत एंट्रीज़ और एक दो एग्जांपल। मैंने आज क्वेश्चन कराना ही नहीं, मेरे ऊपर प्रेशर ही नहीं है। मेरा मतलब आज की क्लास में ये है कि आपको कॉन्सेप्ट मैं डिलीवर करके जाऊंगा और अगली क्लास में फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आज मुझे क्वेश्चंस नहीं कराने, तो बात को केयरफुली समझना। एग्ज़ाम्स के हिसाब से फर्स्ट प्रेफरेंस का टॉपिक है। क्वेश्चन काफ़ी बार आया है इसमें से, सर कितने नंबर का आ जाता है। मैंने हाईएस्ट 10 मार्क्स का और लोएस्ट 5 मार्क्स का, तो 5 to 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। चलिए आगे, अब मुझे फटाफट से पढ़ाने दो। मुझे शेयर बेस्ड पेमेंट का मतलब बताना है बच्चों को। मैं एक एग्जांपल से बात करूंगा और अभी किसी भी स्टूडेंट ने नोटिंग नहीं करनी, किसी स्टूडेंट ने नोटिंग नहीं करनी। मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज़। मेरी स्पीड अगर स्लो लगे, मेरी स्पीड आप बढ़ा सकते हैं 1.8 तक। सॉफ्टवेयर आपके पास है, स्पीड आपकी मेरे हाथ में। मैं जहां आपको बोर करता हूं नजर आऊं, मेरी स्पीड बढ़ा। फॉरवर्ड मत करना ना, बिना सुने मत निकालना, स्पीड बढ़ा लो। मेरा एग्जांपल केयरफुली सुनना प्लीज़। मैं अपनी बात ही करता हूं। मैंने पेन ड्राइव क्लासेस सेल करने के लिए अपनी एक टीम बना रखी है बेटे। मैंने एक कंपनी खोल रखी है, प्रवीण जिंदल क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। डायरेक्टर भी मैं ही हूँ, शेयर होल्डर भी मैं ही हूँ, टीचर भी मैं ही हूँ, काम सारा मैं ही करता हूँ। लेकिन मैंने एक टीम बना रखी है और इस टीम के अंदर काफ़ी सारे लोग हैं। कुछ लोग इंक्वायरी संभालते हैं, जब स्टूडेंट फ़ोन करता है तो स्टूडेंट को बात समझाते हैं, क्या फ़ीस है, कितनी वैलिडिटी है, कितने आवर्स हैं, वो पूरी बात उनकी सुनी जाती है वहाँ पे। फिर टीम का जो दूसरा मेंबर है वो ऑर्डर प्रोसेस करता है। ऑर्डर आता है वेबसाइट पे या फ्रेंचाइजीज़ के थ्रू, तो वो उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता है। फिर मेरे पास कुछ लोग हैं टेक्निकल में। टेक्निकल सबसे कॉम्प्लिकेटेड काम है इस सेगमेंट का। तो टेक्निकल में मेरे पास बहुत सारे लोग हैं। किसी को वैलिडिटी बढ़वानी है, किसी को लैपटॉप में क्लास में इशू आ रहा है, किसी की क्लास में पेन ड्राइव में कोई टॉपिक कॉपी करने से रह गया, टेक्निकल वाले उसको पूरा सपोर्ट देते हैं। फिर मेरे पास एक डिस्पैचिंग टीम भी है जो बुक्स और पेन ड्राइव पैक करके डिस्पैच करते हैं। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। डिसीज़न मेकिंग सारी मेरी,
कंटेंट सारा मेरा, मेहनत सारी मेरी, लेकिन आप एक बात बताओ, क्या मैं इन लोगों के बिना आप लोगों तक सर्विस पहुंचा सकता हूं? मैंने क्लास में बहुत बढ़िया पढ़ाया, क्लास रिकॉर्ड कर ली, लेकिन बच्चे तक पहुंची नहीं, तो रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? तो ये जो टीम हमने बना रखी है, ये कहीं ना कहीं मैं इनके ऊपर डिपेंडेंट हूँ। इंक्वायरी लेना, ऑर्डर प्रोसेस करना, टेक्निकल संभालना, ऑर्डर को डिलीवर करना, मैं इन लोगों पे डिपेंडेंट हूँ। और मैंने बहुत मेहनत करके इन लोगों को ट्रेन किया, क्योंकि जब ये लोग आए थे तब तो इनको कुछ आता नहीं था। अब ये लोग खिलाड़ी बन गए, हज़ारों स्टूडेंट्स को इन्होंने मैनेज कर लिया। अब मैं सारा दिन बैठ के ऑफिस में ये सोचता रहता हूँ कि यार मेरे किसी एम्प्लॉय को कोई दूसरा टीचर ना ले जाए। अगर इनको किसी दूसरे टीचर ने अच्छी सैलरी ऑफ़र कर दी, मेरे कंपैरिजन में काम करना इनको आता है, ये तो चले जाएंगे। और अगर इस टीम में से कोई भी मेंबर गया तो मेरे को नया बंदा ट्रेन करना पड़ेगा, मेरा काम जो है इफ़ेक्ट हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में एक बात बनी रहती है कि मैं इन लोगों को अपने साथ परमानेंटली कैसे जोड़े रखूं। मैं इनको क्या लालच दूं कि ये मेरे को छोड़ के ना जाएं, किसी की ऑफ़र आए भी तो वो ऑफ़र सुने ही ना। तो मैंने इसका एक तरीका निकाला। मैंने इनको सैलरी के साथ साथ, सैलरी तो मैं देता ही हूँ, इनको काम करते हैं सैलरी ले लेते हैं अपनी, पर मैं सैलरी के साथ साथ कुछ इनको अगर एक्स्ट्रा अट्रैक्टिव रेमुनरेशन का ऑफ़र दे दूँ तो ये लालच में काम करते रहेंगे और मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। और वो लालच क्या है? मैंने टेक्निकल टीम के स्टाफ को बुलाया और मैंने टेक्निकल टीम के स्टाफ को ये बोला कि आप 5 साल तक मेरी कंपनी मत छोड़ना। टेक्निकल वाले जितने बंदे हैं मैंने इनको बुलाया, मैंने बोला मेरा काम बहुत ठीक ठाक चल रहा है, मैं नया बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता अब, क्योंकि मेरा काम अब एक स्टेज पे आ गया। स्टार्टिंग में हमारे पास काम कम था, तुम लोग फ्री रहते थे, तुम्हें धीरे धीरे ट्रेनिंग देता गया मैं, अब तुम ट्रेन हो गए और मेरे को छोड़ के मत जाना। मेरे को टेक्निकल वाला कहता है सर ये आप बात मत बोलो, अगर हमें अच्छी कहीं ऑफ़र आई हम छोड़ के जाएंगे। मैंने बोला मेरी ऑफ़र सुनो, आप मुझे 5 साल मत छोड़ के जाना, और इसके बदले में मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी कंपनी का आज एक शेयर, मेरी कंपनी का आज कब? आज 5 साल बाद नहीं, आज मेरी कंपनी का आज एक शेयर 120 रुपये का है। मैं बैलेंस शीट की वैल्यूएशन आपको दिखा देता हूँ। अगर ये लिस्टेड कंपनी होती तो मार्केट प्राइस होता, अनलिस्टेड कंपनी है तो इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब नेट एसेट्स के हिसाब से बैलेंस शीट से निकाल लेते हैं हम कि नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ शेयर, एक शेयर के हिस्से में कितने तो जितनी भी लिस्टेड कंपनियां हैं वो मार्केट प्राइस बोलती हैं, और जितनी अनलिस्टेड कंपनियां हैं वो इंट्रिंसिक वैल्यू बोलती हैं, नेट एसेट्स वैल्यू पर शेयर। तो मैंने इनको बोला जी मेरे एक शेयर की वैल्यू 120 है, और मैं आपको, अगर आप 5 साल कंपनी छोड़ के नहीं जाओगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 5 साल एक बार पूरे कर लो, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद मैं आपको ये एक शेयर 40 रुपये में दे दूँगा। आज मेरा शेयर 120 का है, मैं 40 रुपये में प्रॉमिस करता हूँ, 80 रुपये का कंसेशन दे दिया आपको, सस्ते शेयर दे रहा हूँ। लेकिन कंडीशन एक ही है कि आपको 5 साल मेरे पास काम करना पड़ेगा। एम्प्लॉय ने फिर पूछा, कहता जिंदल साहब आप ओवर टाइम कराओगे क्या? मैंने बोला ना, मेरे को कोई ओवर टाइम नहीं कराना, 10 बजे आओ, 6 बजे चले जाओ, सैलरी लो, काम करते रहो, सैलरी लो, काम करते रहो, सैलरी लो। लेकिन अगर आप लगातार इस कंपनी में बने रहेंगे तो कंपनी में बने रहने के लिए मैं आपको एक्स्ट्रा में रेमुनरेट करूँगा, और वो भी शेयर्स में। इस चैप्टर का नाम है शेयर बेस्ड पेमेंट। मैं कैश नहीं देने वाला, मैं पेमेंट करूँगा शेयर्स में। जब हम शेयर्स में पेमेंट करने की बात करते हैं तो ये चैप्टर जो है शुरू हो जाता है सर शेयर बेस्ड पेमेंट का। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज़। एम्प्लॉय के कुछ क्वेश्चंस हैं। एम्प्लॉय ने पूछा जी ओवर टाइम कराओगे? मैंने बोला ना। कहता सर ये शेयर आप हमें आज दोगे? मैंने बोला ना, आज नहीं दूंगा, आज प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको, मैं कमिटमेंट दे रहा हूँ, शेयर दूंगा 5 साल के बाद। आप चुपचाप 5 साल काम करते रहो, 5 साल के बाद मैं आपको
120 रुपये का एक शेयर 40 रुपये में दे दूँगा। एम्प्लॉय ये बात कहता है कि सर 120 का एक शेयर 40 में दे रहे हो, तो क्या हमारे लिए मैंडेटरी है कि 5 साल के बाद हमें लेना ही पड़ेगा? मैंने बोला नहीं, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, मैं तो एक्स्ट्रा रेमुनरेट कर रहा हूँ। अगर आप शेयर मांगोगे मैं दे दूँगा, नहीं मांगोगे आपकी मर्ज़ी। क्योंकि एम्प्लॉय के पास सेविंग होगी, वो 40 रुपये देने लायक होगा, तभी तो सस्ते शेयर का फ़ायदा उठा पाएगा। मैं उनको ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन लेना या ना लेना उनकी मर्ज़ी है। तो इस तरह के प्लान को हम कहते हैं ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ऑप्शन प्लान मैंने ऑफ़र किया, सस्ते शेयर्स को लेना या ना लेना उसकी मर्ज़ी है। वो हमें बता देगा 5 साल के बाद। अगर वो लेना चाहता है तो 40 रुपये ले आएगा घर से, मैं उसको शेयर दे दूँगा। नहीं लेना चाहता, मैं इस प्लान को कैंसिल कर दूँगा, मैं बोलूँगा लैप्स हो गया। मैं जितना बोल रहा हूँ, अकाउंटिंग इतनी आसान नहीं है, आप सुनते रहो, अभी मज़े लो आप इस चीज़ के कि मैं इस चैप्टर में करवाना क्या चाहता हूँ आपको। मैं इस चैप्टर में एम्प्लॉयज़ को सस्ते रेटों पे शेयर देना चाहता हूँ। मैं अपने एम्प्लॉयज़ को कंसेशनल रेट्स पे शेयर देना चाहता हूँ इन लीव ऑफ कंडीशनल सर्विस पीरियड। वो मेरे पास एक मिनिमम पीरियड के लिए काम करेंगे और वो छोड़ के नहीं जाएंगे मेरी कंपनी को। यानी एम्प्लॉय का कंपनी को ना छोड़ना भी कंपनी के ऊपर एहसान ही है। फिर एक बच्चा भड़क गया, फेस टू फेस क्लास में जब ये चैप्टर पढ़ाता था, एक बच्चा खड़ा होकर कहता है सर एम्प्लॉय का कोई एहसान थोड़ा ना हमारे ऊपर, वो सैलरी ले रहा है, काम कर रहा है, आप उसको एक्स्ट्रा में बेनिफिट दे रहे हो, तो कंपनी का नुकसान है। नहीं, आप कॉस्टिंग में लेबर का चैप्टर पढ़ के आए हैं, ग्रुप 1 के अंदर पढ़ा है ना आपने कॉस्टिंग में। तो उसमें हाल्से, रोवन, आपने मैरिक, एमरसन, जैन टास्क पढ़े हैं ना, ये सारे फॉर्मूले। तो वो क्या कहते हैं, इंसेंटिव की बात करते हैं। वो इंसेंटिव हम लेबर को क्यों देते हैं? ताकि वो मोटिवेट हों, वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचें, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। तो हम यहाँ पे भी अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर रहे हैं ताकि उनकी लॉयल्टी कंपनी के बारे में बढ़े, उनको लगे कि कंपनी हमारे बारे में सोचती है। कंपनी सिर्फ सैलरी तक नहीं सोचती, कंपनी हमें अपना समझती है। जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को सस्ते शेयर देगी, वो कंपनी का शेयर होल्डर बन जाएगा फ्यूचर में। जब कंपनी का शेयर होल्डर बन जाएगा, उसको मालिक वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। हम उसे कंपनी में परमानेंट तरीके से रखने देने के लिए कंपनी के साथ जोड़ना चाहते हैं इस चैप्टर के अंदर। इसलिए कंपनीज ईसॉप्स ऑफर करती हैं कि एम्प्लॉय को लगे कि नहीं, मैं यहाँ नौकर नहीं हूँ, मैं मालिक की तरह काम, मेरी कंपनी है यार, मैं काम कर रहा हूँ, मैं छोड़ के नहीं जा सकता इसको। साइकोलॉजिकली हम काम करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें अपने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। एक बात और, इस तरह के जो प्लान्स हैं ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बनते हैं जो कंपनी को लगता है कि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। अनस्किल्ड लेबर को थोड़ा ना ईसॉप्स देते हैं। वो कहता है तू जाएगा, तेरी जगह दूसरा आ जाएगा। अब मान लो मशीन ऑपरेट करने वाली लेबर है, माल ढोने वाली लेबर है, उसको थोड़ा ना हम ईसॉप देते हैं। लेकिन एक डिसीजन मेकिंग वाला बंदा है, या उसके काम की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि हमें वो बंदा चाहिए, वो जाना नहीं चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो कंपनी आइडेंटिफाई करती है ग्रुप को कि इन लोगों के ग्रुप को मैंने ऑफ़र करना है, ये लोग मुझे चाहिए कंपनी के अंदर। कोई ओवर टाइम नहीं करा रहे। अच्छा, एक मिनिमम पीरियड निकलने के बाद 5 साल, 3 साल, 4 साल, जो भी कंपनी कहती है, कंडीशनल सर्विस पीरियड, उसके बाद हम उनको बुलाएंगे, भैया तुम्हारा शेयर वेस्ट हो गए। वेस्ट होने का मतलब तुम्हारा अधिकार हो गया, अब ले लो। उसके पास पैसे होंगे, वो सस्ते शेयर ले लेगा, नहीं होंगे तो मना कर देगा। लेकिन अगर वो सस्ते शेयर लेगा तो उसको फ़ायदा है, पेमेंट करेगा कम, शेयर मिलेंगे उसको ज़्यादा रुपए के। फिर एम्प्लॉय का अगला क्वेश्चन, एम्प्लॉय कहता है कंपनी से कि ये 120 रुपये का रेट तो आज का है, शेयर मिलेंगे मुझे 5 साल बाद, 5 साल बाद, और उस टाइम पे आपके शेयर की वैल्यू 240 हो गई। फिर तो कंपनी कह रही है हमने 120 रुपये को आज लॉक कर दिया है, अब 120 रुपये के ऊपर का जो एप्रिसिएशन है वो तुम्हारा है। क्यों? अगर हम ये पब्लिक इशू भी करें आज, तो पब्लिक इशू अगर हम करते हैं 120 का, और पब्लिक इशू निकालने के बाद उसमें कुछ एप्रिसिएशन आता है, तो वो शेयर होल्डर को मिलता है, कंपनी को थोड़ा ना मिलता है।
कंपनी को तो 10 रुपये की फेस वैल्यू, 110 का प्रीमियम, कंपनी ने पैसा लिया, फैक्ट्री में डाला, बात खत्म। अब सेकेंडरी मार्केट में रेट बढ़ रहा है तो कंपनी को क्या लेना देना, वो तो शेयर होल्डर का फ़ायदा है। तो एम्प्लॉय को हम ये बोलते हैं हमारी कमिटमेंट आज की लॉक हो गई, अब 120 रुपये का शेयर मार्केट में बढ़े या घटे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो तुम्हारा। तो एम्प्लॉय बैठ के सोचेगा कि 40 रुपये देने, रेट चल रहा है 240 का, वो तो फटाफट घर से पैसे लेके आएगा, 40 रुपये कंपनी को देगा, शेयर लेगा 240 का बेच के 200 का मुनाफा। तो कंपनी उसके बारे में सोच रही है सर। तो एक बात यहाँ पे क्लियर कर लें कि आपने सिर्फ मार्केट प्राइस एक बार पढ़ना है, और वो मार्केट प्राइस कौन सी डेट का पढ़ना है, ग्रांट डेट का, प्रॉमिस डेट का, कमिटमेंट डेट का, आज का। और उसमें फ्लक्चुएशन सब्सिक्वेंटली क्या हो रहा है कंपनी बिल्कुल नहीं देखती। एम्प्लॉय ने फिर क्वेश्चन पूछा, कहते हैं अगर ये रेट 110 रह गया तो, अगर ये रेट 110 रह गया तो कंपनी कहती है तुम्हें अभी भी फ़ायदा ना लायक, 40 रुपये लेके आने तूने, 110 का शेयर है, अभी भी 70 रुपये कमा रहा है। कंपनी अपनी अकाउंटिंग 120 के हिसाब से करेगी। ये तो मैं उसकी पॉकेट पे इम्पैक्ट बता रहा हूँ कि वो एक्सरसाइज करेगा तो क्यों करेगा, वो एक्सरसाइज नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा। 240 हो गया, करेगा एक्सरसाइज, 200 रुपये का मुनाफा है उसको। 110 अभी भी उसको 70 रुपये का मुनाफा है। रेट रह गया मार्केट में 30 रुपये का कंपनी का। अब वो कंपनी को हाथ जोड़ देगा, वो कहेगा बाबूजी मैं आपसे 40 रुपये का शेयर क्यों लूँ, मार्केट में 30 का मिल रहा है। तो जितने भी ऑप्शन आपने बनाए होंगे वो सारे लैप्स हो जाएंगे, कोई भी एम्प्लॉई इसको एक्सरसाइज नहीं करेगा। तो मैं आपको यहाँ रीज़न समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने एम्प्लॉई को बोला कि 5 साल जॉब कर, वो कहता है करूँगा। 5 साल निकलने के बाद अगर मार्केट प्राइस इस एक्सरसाइज प्राइस से, जिस प्राइस पे ऑफर होता है ना उसको बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस, अगर मार्केट प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से नीचे जाता है, वही एक केस है जब ऑप्शन अनएक्सरसाइज रह जाते हैं और एम्प्लॉय को बेनिफिट नहीं मिल पाता और वो हाथ जोड़ देता, कहता है मेरे को नहीं चाहिए। लेकिन अगर मार्केट प्राइस इस 40 रुपये से ऊपर रहेगा तो उसको फ़ायदा ही फ़ायदा है, वो 40 रुपये कंपनी को देगा, सस्ते शेयर मिलेंगे, मार्केट में महंगे भी बेच के मुनाफा कमा लेगा वो। पर हमें इस कहानी से कोई मतलब नहीं है। क्यों? हम एम्प्लॉय की बुक्स में नहीं खड़े, हम खड़े कंपनी की बुक्स में। तो कंपनी की बुक्स में कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। हम सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि मार्केट प्राइस ऑन द डेट ऑफ प्रॉमिस क्या है, 120। अच्छा, ऑफ़र प्राइस क्या है, 40। ऑफ़र प्राइस का दूसरा नाम एक्सरसाइज प्राइस, 40। अच्छा, कितने साल का वेस्टिंग पीरियड है? जिंदल सर वेस्टिंग पीरियड, हाँ, ये जो 5 साल है ना, ये इसके 2 नाम हैं। इसको पहला नाम बड़े सिंपल शब्दों में मैं देना चाहूँगा, कंडीशनल सर्विस पीरियड, मिनिमम सर्विस पीरियड। इसका दूसरा टेक्निकल नाम है वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड का मतलब है कितने साल बाद ये अधिकार उसका वेस्ट हो जाएगा, उसको मिल जाएगा। तो जो 5 साल, 3 साल, 4 साल एग्जाम्पल में क्वेश्चन में दे रखे होंगे, हम उसको बुलाएंगे वेस्टिंग पीरियड। तो क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, मार्केट प्राइस क्या चल रहा है आज। अच्छा, दूसरा एक्सरसाइज प्राइस क्या दे दिया आपने, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, डिस्काउंट, कंसेशन, लॉस, कंपनी का नुकसान हो गया। 120 माइनस 40, 80 रुपये का नुकसान हो गया कंपनी को। अगर कंपनी पब्लिक इशू करती है 120 में करती है, कंपनी ने एम्प्लॉय को दे दिया 40 में, कंपनी का नुकसान हो गया 80 रुपये का। लेकिन 80 रुपये का नुकसान कंपनी ने किया ज़रूर, लेकिन इसके बदले में कंपनी को 5 साल की सर्विस गारंटी मिल गई कि एम्प्लॉय जाएगा नहीं। तो कंपनी क्या करेगी, 80 रुपये का लॉस लेगी, इसको डिवाइड करेगी 5 साल से, 16 रुपये पर एनम, 16 रुपये 1 साल के, 1 शेयर के, 16 रुपये 1 साल के 1 शेयर के खर्चे में डालती रहेगी। अच्छा, एंट्रीज क्या पास होंगी सर, वो मैं बताता हूँ। अभी पहले आप बेसिक को समझो, अभी कैलकुलेशन में मत जाओ, वो मैंने वैसे ही बोल दिया। मैं एक बार सारी बात दोबारा दोहराना चाहता हूँ। अगर कोई कंपनी अपने वैल्यूएबल एम्प्लॉयज़ को अपने साथ लंबे समय तक बांध के रखना चाहती है तो सिर्फ सैलरी से या रेमुनरेशन से कुछ नहीं होगा।
कंपनी को उनको फील कराना होगा कि दे आर नॉट एम्प्लॉयज़, दे आर अ पार्ट ऑफ कंपनी, दे आर द ओनर्स। तो टू मेक देम सच काइंड ऑफ फीलिंग, वो मतलब वो फीलिंग तभी लेंगे जब आप उनको शेयर ऑफ़र करोगे। तो कंपनी इस चैप्टर में क्या करेगी, उनको सस्ते शेयर ऑफ़र करेगी, लेकिन उसके बदले में उनके ऊपर कंडीशन लगा देगी कि आप कंपनी छोड़ के नहीं जा सकते। अगर कोई एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जाता है, उसका अधिकार ख़त्म। जब वो अपनी बात पे नहीं रहा तो हम भी अपनी बात पे नहीं रहेंगे, ख़त्म। जैसे उसने कंपनी छोड़ी, इधर से हम उसका जो राइट है वो कैंसिल कर देंगे। वो हम आगे पढ़ेंगे एडिशनल कॉन्सेप्ट्स के अंदर कि एम्प्लॉयज़ लेफ्ट होंगे तो कैसे काम करेंगे। अभी तो आज के लेक्चर में एंजॉय करो आप। कंपनी उसको कह रही है आप हमारे पास मिनिमम पीरियड के लिए काम करो और हम आपको इसके बदले में सस्ते शेयर दे देंगे, इतना ही काम है। वो अपनी कमिटमेंट पूरी कर दे, हम अपनी कमिटमेंट पूरी कर देंगे। और मैंने आपको क्या बोला, जिस प्राइस पे आज हम ऑफ़र कर रहे हैं उसको बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस, और जो प्राइस आज मार्केट में है उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, लॉस पर शेयर। और कंपनी ने एक शेयर में, जैसे इस एग्जांपल में 80 रुपये पर शेयर का लॉस हो रहा है, आने चाहिए 120, आएंगे 40, 80 रुपये का फटका कंपनी को लग गया। लेकिन कंपनी इस 80 रुपये के लॉस को बियर करके 5 साल की सर्विस को पक्का करना चाहती है, तो 16 रुपये एनुअल बेसिस पे खर्च में आएंगे, क्योंकि हम SLM बेसिस पे इस खर्चे को राइट ऑफ करने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड बेसिस पे। कैसे करेंगे, क्या एंट्रीज डलेंगी, क्या खाते बनेंगे, अच्छा वो अगर एक्सरसाइज करेगा तो क्या करेंगे, सारी बातें समझाऊंगा आज आपको। अच्छा, फिर एम्प्लॉय सर्विस पीरियड एक्सपायर होने के बाद कंपनी के पास आएगा, वो एक्सरसाइज प्राइस देगा और कंपनी उसको शेयर दे देगी जो प्रॉमिस हुए थे हमारे। ये चैप्टर है सर हमारा। वो खरीदना चाहे खरीद सकता है, वो मना करना चाहे मना कर सकता है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन की बात कर रहे हैं, उसकी ऑप्शन है सर, मर्जी का मालिक है वो। और अगर आप देखो तो इसमें जो पेमेंट जाएगी वो किस में जाएगी, शेयर्स में। मैं उसको कैश देने की बात कर ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ तो अपना काम कंडीशन के हिसाब से कर, हम तेरे को शेयर दे देंगे। पेमेंट इन शेयर्स, पेमेंट इन कंसेशनल शेयर्स, सस्ते शेयर देने की बात हो रही है यहाँ पे। मैंने तो अपनी बहुत छोटी सी कंपनी का एग्जांपल लिया। बड़ी बड़ी कंपनीज़ में बहुत सारे डेजिग्नेशन और बहुत सारे लोग होते हैं सर, कंपनी को इनको फ़ायदा देना पड़ता है, नहीं तो फिर ये कंपनी एक जगह से दूसरी जगह जाते रहेंगे। अमेज़ॉन में काम करने वाले 2 लोग अपनी फ्लिपकार्ट खोल के बैठ गए, और अगर अमेज़ॉन उनकी वैल्यू को समझता तो इंडिया में कंपटीशन होता ही नहीं कोई, वो अमेज़ॉन में लगे रहते हैं ना। तो एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करने का तरीका है सर ये। तो मैं आपको बेसिक डेफिनेशन लिखवाता हूँ अभी, क्या एंट्रीज़ पास होंगी, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे कैलकुलेशन होगी, सारी ऊपर मेरे ऊपर छोड़ दो। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप स्टेप। अभी स्टडी मैट मत खोलना प्लीज़, हाथ जोड़ता हूँ। इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट तब तक नहीं खोलना जब तक मैं क्लास में ये चैप्टर वाइंड अप ना कर दूँ। आज एक क्लास ले ली, स्टडी मैट खोल लिया, सर उनके पढ़ाने का तरीका बहुत 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 कॉम्प्लिकेटेड है। जो चीज़ें पहली पढ़ानी चाहिए वो बाद में लिखते हैं स्टडी मैट में, जो बाद में पढ़नी चाहिए वो पहले लिख देते हैं। जो बच्चा सेल्फ स्टडी करता है वो शुरू में स्टडी मैट बंद कर देता है। प्लीज़ अभी नहीं, जब मैं बोलूँगा कि चैप्टर वाइंड अप हो गया, आप स्टडी मैट से मैच कर लेना सारा। बस अभी मेरे को आप बेसिक डेफिनेशन लिखवाने दो। सर 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 जिंदल सर, एक छोटा सा डाउट आ रहा है सर। जिंदल सर, इस चैप्टर के ऊपर क्या कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो कोई भी नहीं है। हाँ, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ज़रूर है। इस चैप्टर के ऊपर आपका IFRS 2 लगता है। इस चैप्टर के ऊपर आपका इंड AS 102 लगता है। कोई AS है सर? AS तो नहीं है बेटे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई भी नहीं है। हाँ, इस पे गाइडेंस नोट ज़रूर है। गाइडेंस नोट ऑन शेयर बेस्ड पेमेंट।
तो जिंदल सर हमारे सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस में ये नहीं है, आपके सिलेबस में ये भी नहीं है, आपके सिलेबस में ये है। तो आप ये मान के चलो कि मैं ये चैप्टर आपको गाइडेंस नोट के हिसाब से करवा रहा हूँ। जिंदल सर गाइडेंस नोट क्या होता है? जब इंस्टीट्यूट ने किसी भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं फ्रेम किया होता, जस्ट वो एक गाइडेंस की तरह इशू किया होता है। मतलब अगर इंस्टीट्यूट चाहे तो इसको एएस बना सकता है, लेकिन अभी तक ये गाइडेंस नोट है। इंस्टीट्यूट ने बताया कि ऐसे ऐसे कर लो आप। जिन कंपनीज़ के ऊपर इंड एएस नहीं लगते, जिन कंपनीज़ के ऊपर इंड एएस नहीं लगते, वो एएस लगाती हैं, और एएस लगाने वाली कंपनी के पास कोई एएस है नहीं इसके ऊपर, तो वो गाइडेंस नोट की रेफरेंस से काम कर लेगा अपना। तो जितनी कंपनीज़ के ऊपर एएस लगते हैं वो गाइडेंस नोट की रेफरेंस से काम करेंगे। और सीए फाइनल में आप इंड एएस 102 भी पढ़ेंगे, क्योंकि फाइनल में सारे है ही इंड एएस। As per the provisions, share based payments are made by a company to its employees at concessional rates in lieu of conditional service period इसको बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड, और एनी अदर वेस्टिंग कंडीशन। जिंदल सर आपने ये कंडीशनल सर्विस पीरियड तो बता दिया, ये तो हमें समझ में आ गया कि 3 साल 4 साल वो काम करेगा, कंपनी छोड़ के नहीं जाएगा तो सस्ते शेयर मिल जाएंगे। ये अदर वेस्टिंग कंडीशन क्या है? सारी बात आज नहीं बता सकता बेटे, ये चैप्टर भी चलेगा आगे, तो ये आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको। एम्प्लॉयज़ लेफ़्ट होंगे तो क्या होगा? अच्छा, अगर कोई मार्केट प्राइस का टारगेट पूरा हो गया तो क्या होगा? सेल का टारगेट दे दिया, प्रॉफिट का टारगेट दे दिया। तो सर्विस पीरियड तो एक बेसिक चीज़ है कि 2 साल मत छोड़ो, 3 साल मत छोड़ो, 4 साल मत छोड़ो। अब मान लो रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी को क्या फ़र्क पड़ता है किसी एम्प्लॉय से? तो वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंपनीज़ हैं वहाँ पे वेस्टिंग कंडीशन अलग तरीके से दी जाती है, वो हम डिस्कस कर लेंगे आगे। आज की क्लास में पूरा फोकस डालो कि भैया मुझे 3 साल कंपनी में काम करना है, मुझे शेयर मिलेंगे। आज की क्लास में जो कंडीशन हम डिस्कस करेंगे वो सर्विस पीरियड की है, वेस्टिंग पीरियड की है। These benefits can be given in 3 forms as follows. इन बेनिफिट्स को हम 3 तरीके से दे सकते हैं। टाइप्स ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट्स। शेयर बेस्ड पेमेंट्स के टाइप्स हैं सर। क्या टाइप्स हैं? हमारे पास इसके 3 टाइप हैं।
यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। सबसे पहले हमारे पास है ESOPs। दूसरा हमारे पास है ESPP और तीसरा हमारे पास है SAR। ये क्या है सर? एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन प्लान्स। एम्प्लॉयज़ स्टॉक परचेज प्लान्स। स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स। ये दोनों तो आते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट, इक्विटी सेटलमेंट्स, और ये आ जाते हैं इसमें कैश सेटलमेंट। अच्छा, मैं आज शुरू करने वाला हूँ यूनिट 1, ESOPs। और इसमें एक बहुत ही प्यारा वर्ड है ऑप्शन। कोई ज़बरदस्ती नहीं है सर, कंपनी सस्ते शेयर देना चाहती है, लेना या ना लेना एम्प्लॉय की मर्ज़ी। तो मैं आ गया ESOPs में। अब सारे बच्चे एक बार नोटिंग बंद कर दें, सारे बच्चे नोटिंग बंद कर दें। मैं कुछ वैल्यूज़ लिखूंगा और कैलकुलेशन कैसे होंगी, एंट्रीज कैसे होंगी, समझ लो आप एक बार प्लीज़। मान लो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं जिनको कंपनी ESOP देना चाहती है, ये मान लेते हैं 100 एम्प्लॉयज़ हैं। कंपनी इनको ऑप्शन पर एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय को 50 शेयर देना चाहते हैं। शेयर लिखा हो, ऑप्शन लिखा हो, एक ही बात है। एक ऑप्शन में एक शेयर होता है। अगर मैं लिख दूँ ना ऑप्शन पर एम्प्लॉय 50, तो एक ऑप्शन में अगर एक शेयर है तो 50 शेयर ही माने जाएंगे वो, है ना। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? 100 एम्प्लॉयज़ हैं, 50 ऑप्शंस हैं, तो 5000 शेयर हो गए। एक एम्प्लॉय को 50 शेयर देने की हमारी कमिटमेंट है, तो 100 के लिए 5000 हो गई। ठीक है। मार्केट प्राइस आज का क्या चल रहा है? आज का मार्केट प्राइस है 180 रुपये का। कंपनी का एक्सरसाइज प्राइस क्या है? इसको क्या बोलते हैं? ऑफर्ड प्राइस। ये मान लेते हैं कंपनी ने 110 रुपये दिए है। कंपनी ने वेस्टिंग कंडीशन क्या लगाई है? 3 इयर्स की, 3 साल। 3 साल आपको काम करना पड़ेगा। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करें? बड़ी सिंपल है। सबसे पहले आप ये बताओ 180 का शेयर कितने में दिया जा रहा है? जिंदल सर 180 का शेयर 110 में दे रहे हैं, कितना लॉस हो गया? सर 70 रुपये का नुकसान है। 70 रुपये का नुकसान टोटल है या एक शेयर का है? जिंदल सर एक शेयर का नुकसान है ना। तो बस करना क्या है, 180 लो, माइनस करो 110, तो ये आ गया लॉस पर शेयर। इसको नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इससे मल्टीप्लाई करो, इनटू नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इनटू शेयर्स पर एम्प्लॉय, तो ये 5000 शेयर्स पे कितना नुकसान हुआ? अच्छा, ये तो सर आपने टोटल लॉस निकाल लिया। हाँ,
ये हमारा टोटल लॉस आ गया। 70 रुपये का एक शेयर पे नुकसान है, तो टोटल 5000 शेयर हम दे रहे हैं, तो 3.5 लाख का नुकसान हो गया। ये 3.5 लाख का नुकसान हो गया। अच्छा, लॉस पर एनम, कंपनी 1 साल का लॉस देखेगी SLM बेसिस पे, तो 3.5 लाख को डिवाइड करेंगे हम 3 साल से। अगर मैं 3.5 लाख को डिवाइड करता हूँ 3 साल से, तो 1 साल का नुकसान आ गया। ये पर एनम लॉस है। कंपनी ने 180 का शेयर 110 में दिया, 70 रुपये कम लिए, और ये 70 रुपये जो कम लिए हैं इसके बदले में 3 साल की सर्विस पक्की हो गई, तो इसको एनुअली बांट दो। अब करना क्या है, बड़ा ही सिंपल काम है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, जिंदल सर अकाउंटिंग ग्रांट डेट से शुरू करनी है या एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर? ना, प्रॉमिस डेट को कुछ नहीं करना, प्रॉमिस डेट को ग्रांट डेट बोलते हैं, कुछ नहीं करना, साल के एंड में आ जाओ। क्यों सर? पहले एम्प्लॉय सर्विस दे हमें। कितने साल की सर्विस उसने देनी है? 3 साल की। कितने साल की सर्विस वो हमें दे चुका? 1 साल की। तो 1 साल की सर्विस ले ली, 1 साल का खर्चा बुक कर लो। 1 साल का खर्चा कितना है? तो इसकी एंट्रीज का फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा। हम पहली एंट्री पास करेंगे, एम्प्लॉय पहला वर्ड, कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट 1/16, और हम दूसरी एंट्री पास करेंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अब आपको पता है कि ये जो चैप्टर है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से गाइड हो रहा है, तो प्रेजेंटेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम इंडियन की बात करें ना, तो नेट एंट्री तो एक ही बनती है, P&L अकाउंट डेबिट टू ESOP आउटस्टैंडिंग। एक तरफ खर्चा डाल दिया, एक तरफ ESOP का अकाउंट खोल लिया। लेकिन गाइडेंस नोट कहता है कि आप P&L में कोई भी चीज़ डायरेक्टली डेबिट नहीं कर सकते, तो आपने पहले नॉमिनल अकाउंट खोला। इसका नाम थोड़ा सा टेक्निकल है, याद रख लेना, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। मैं तो इसको सिंपली सैलरी अकाउंट भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं चेंज नहीं कर सकता, हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है ना। नाम कुछ भी हो, काम तो एक ही है कि P&L में खर्चा डेबिट हो गया। तो एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्सपेंस डेबिट, और एक नया खाता खोलो ESOP आउटस्टैंडिंग, और इसको P&L में राइट ऑफ कर लो। ठीक है जी। और हर साल सेकंड में भी थर्ड में भी इसको रिपीट करते रहो, इन एंट्रीज़ को, एंट्रीज़ रिपीट करते रहो। पहले आप पहला स्टेप क्या है, टोटल लॉस निकाल लो, टोटल लॉस को पर एनम बना लो, और फिर उसकी ये एंट्रीज़ डालते रहो। अब क्या होगा, अब 3 साल निकल जाएंगे। मैं सीधा आ गया एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, मैं आ गया जी एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर सीधा। मुझे पता है पहले साल में 2 एंट्रियाँ, दूसरे साल में भी 2 एंट्रियाँ, तीसरे साल में भी 2 एंट्रियाँ, तो मैं 3 साल पूरे कर चुका हूँ। तो मेरे पास एक अकाउंट होगा ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट। मैंने पहले साल क्या लिखा होगा, बाय एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस। मैं बाय P&L नहीं लिख सकता, सीधा आया तो P&L से ही। 70 रुपये का नुकसान P&L में जा रहा है क्योंकि सस्ते शेयर दे रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पे P&L नहीं, नॉमिनल अकाउंट वो जो मैंने एंट्रीज़ में लिखा वो लिखूँगा मैं यहाँ पे। जिंदल सर सीधा P&L लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे आपके, तो थोड़ा सा फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा। 1/1/16 ये टू बैलेंस शीट आ गई। चलो जी, मैं दूसरे साल में आ गया, बाय बैलेंस 1/1/16 ये बाय एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस, बाय एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस 1166667, फिर इसका बैलेंस निकल जाएगा
3 3 3 3 4, तीसरे साल में भी यही हुआ होगा, तीसरे साल में भी यही होगा 2 3 3 3 3 4, तो साल के एंड में एक एंट्री डली होगी, ये वाली एंट्री। तो ये आ जाएगा हमारे पास, कितना हो गया ये टोटल, 3.5 लाख हो गया जी, ये टोटल 3.5 लाख हो गया। ये 3.5 साल का हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अब 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 एम्प्लॉय को उसका प्रॉमिस याद कराओ। एम्प्लॉय को बोलो कि भैया 110 रुपये लेके आओ, एम्प्लॉय को बोलो 110 रुपये लेके आओ, 110 रुपये लेके आओ, 110 रुपये लेके आओ और 180 का शेयर ले जाओ। ज़रा थोड़ा सा सोचो, कंपनी ने अपनी जेब से 3 सालों में, सुना मेरी बात, कंपनी ने अपनी जेब से 3 सालों में कितने रुपए डाल दिए, 70 रुपये। इसको बोलेंगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। 70 रुपये कंपनी डाल के बैठी है, 3.5 लाख रुपए तैयार पड़े हैं मेरे पास। अब मैं एम्प्लॉय को कह रहा हूँ लाओ 110, वो कहता लो जी 110। कितने शेयर थे, 5000 5000 5000। कितने शेयर थे, 5000 5000 5000। कितने शेयर थे, 5000। तो मैं एंट्री पास करूँगा बाय कैश 5.5 लाख। एम्प्लॉय घर से कैश ले आया, 5000 शेयर थे 110 के हिसाब से, वो भागा गया और पैसे ले आया। हाँ, 3.5 लाख किसने डाले, कंपनी ने, और ये 5.5 लाख किसने डाले, एम्प्लॉय ने। तो टोटल बताओ कितना बन गया, 9 लाख। जिंदल सर इसकी क्या एंट्री डाल रहे हो, हाँ इसकी एंट्री डल रही है कैश अकाउंट डेबिट टू ईसोप आउटस्टैंडिंग। इस बात से आप समझ लो कि ईसोप आउटस्टैंडिंग के अंदर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इकट्ठा कर देना है। कंपनी जो पैसे P&L से डाल रही है वो भी, और जो कैश में लेके आएगा वो भी। 9 लाख रुपए इस अकाउंट में तैयार हो गए हैं। अब क्या करना है, इशू करना है टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बताओ ये कितना था, 70, ये कितना था, 110। बताओ एक शेयर कितने का हो गया, 180। 70 रुपये किसने डाले, कंपनी ने। 110 किसने डाले, एम्प्लॉय ने। एक शेयर कितने का, 180 का। फेस वैल्यू मेरे को पता नहीं, तो फेस वैल्यू 10 रुपये अज्यूम कर लेंगे, बाकी का 170 प्रीमियम में चला जाएगा। तो ये 10 रुपये के हिसाब से 50,000 बनते हैं और ये 170 के हिसाब से 8.5 लाख बनते हैं। क्यों, 10 × 5000 और 170 × 5000। अगर फेस वैल्यू दे रखी होती तो प्रीमियम उस हिसाब से निकालते। भी 180 रुपये का शेयर है, 10 की कैपिटल, 170 का प्रीमियम। और ये कैसे बना, 70 रुपये मुझे कंपनी ने दिए हैं, 110 एम्प्लॉय ने दिए हैं। बस पहले आप 2-2 एंट्रियां मारते जाओ हर साल, ठीक है। ईसोप आउटस्टैंडिंग के अंदर वो पैसा इकट्ठा होता जाएगा, ठीक है। फिर एंड आ जाएगा 3 साल के एंड पे, 5 साल के एंड में, ला कैश दे दे भाई, बाय कैश लिख लो और टू इशू कर दो, टू कैपिटल टू प्रीमियम। ये पहला केस बनता है कि आपके एम्प्लॉय आपके पास पैसा ले आए और आपने बड़ी ही आसानी से इशू कर दिया। इससे आसान काम क्या होगा, सर 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 अगर वो कैश ना लेके आए तो सर, मेरे पास तरीका है उसका भी, लो। अगर वो कैश ना लेके आए तो लो लो लो, कैश ना लेके आए तो मैं एम्प्लॉय को बोल रहा हूँ ला 110, वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। भाई पैसे के बिना तो कैसे काम चलेगा। मैंने बोला लाओ 110, वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। मैं बोला ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, वो कहता कर दो। तो मैं 3 साल तक ईसोप आउटस्टैंडिंग अकाउंट खोल के बैठा रहा और उसका इंतज़ार करता रहा कि वो शेयर मांगेगा मांगेगा मांगेगा। वो कहता है जी मेरे पास पैसे का इंतज़ाम नहीं हुआ।
मैंने बोला ऑप्शन कैंसिल कर दूंगा, कहता कर दो। मैंने ये सारा पैसा उठा के जर्नल रिजर्व में रिवर्स कर दिया। पैसे ले आएगा तो बाय कैश टू कैपिटल, पैसे नहीं लाएगा तो जितना पैसा आपने इकट्ठा किया है उसे जर्नल रिजर्व में रिवर्स कर दो। फिर एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा फेस टू फेस क्लास में, कहता सर यहाँ पी एंड एल में रिवर्स क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये आया तो पी एंड एल से है। तो बेटे पी एंड एल से आया तो एक एक साल करके है, हम पी एंड एल में इकट्ठा रिवर्स कर देंगे तो इनकम स्टेटमेंट आपकी इन्फ्लेट हो जाएगी। इतना पैसा वहाँ रिवर्स नहीं किया जा सकता, जर्नल रिजर्व में भेज देंगे। पैसा ले आएगा तो पहला ट्रीटमेंट, नहीं लाएगा तो कैंसिल करो परे। सर 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 ऐसा भी तो हो सकता है कि आधे एम्प्लॉई आपको कैश दे दें, आधे एम्प्लॉई मना कर दें। हो सकता है, आ जाओ वो भी करके दिखाता हूँ। अगर आधे एम्प्लॉई मान गए और आधों ने मना कर दिया तो सबसे पहले तो मैं कैंसिल करूँगा जर्नल रिजर्व। मेरे पास 3.5 लाख रुपए का इंतज़ाम है, मैंने जो वो अपनी जेब से किया है। मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ, कंपनी कहती है 50% एम्प्लॉय भाग गए, तो कोई बात नहीं, 1.75 तो रिवर्स कर दो। कर दिया 1.75 रिवर्स। आधे कैश लेके आ रहे हैं तो लिखो बाय कैश। कितने एम्प्लॉयज़ थे? 100, 50% मान गए, आधे एम्प्लॉय मान गए, और एक एम्प्लॉय को 50 शेयर दे रहे हैं हम, 110 रुपये मंगवा रहे हैं। अरे सीधी सीधी बात, 5000 शेयर थे, आधे भाग गए आधे मान गए, तो 2500 शेयर का हिसाब किताब आप इशू कर दो। 50 × 50 2500, 2500 × 110, 275 आएगा। सारे मान जाते तो 5.5 लाख आ जाता, आधे लोग माने तो आधा पैसा आएगा। तो 2 शेयर कैपिटल, 2500 शेयर हैं, 10 रुपये की कैपिटल, लो जी 25,000। 2 प्रीमियम, 2500 शेयर हैं, 170 रुपये के हिसाब से कैपिटल, प्रीमियम सॉरी, 4.25, लो जी। 3 केस बनते हैं। अगर सारे मान जाते हैं तो फुल कैश ले लो, सारे मना कर देते हैं तो जर्नल रिजर्व में डाल दो, आधे मानते हैं तो और आधे रिवर्स करते हैं तो जो मना करते हैं उनको रिवर्स कर लो, जो मानते हैं उनसे कैश मंगवा लो, इशू कर दो आप, बस। तो अगर आप इसका प्रोसेस को समझो तो पहले तो हर साल 2 एंट्री डालनी है, एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन एक्सपेंस टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग और P&L अकाउंट डेबिट टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग। हर साल रिपीट करते रहो, और जब ये टाइम ख़त्म हो जाए, वेस्टिंग कंडीशन पूरी हो जाए, तो उनको उनका प्रॉमिस याद कराओ, लाओ पैसे, और उसके अकॉर्डिंग एंट्री डाल दो। पर ये सारी अकाउंटिंग एक ही अकाउंट के थ्रू लेके चलनी है आपने, ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट। मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई मुश्किल काम है। पहले खर्चा खर्चा खर्चा, फिर कैश, फिर इशू। कैश नहीं आ रहा तो रिवर्स, या फिर जो मिक्स एंड मैच होगा देख लेंगे हम। अच्छा जी, चलना हमने एसएलएम बेसिस पे ही है, चलना हमने एसएलएम बेसिस पे ही है। लिखो जी, पहला स्टेप, अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर फर्स्ट ईयर। ईसॉप्स ग्रांट करने के बाद पहले साल की अकाउंटिंग क्या होगी, तो मैं इसमें लिखूँगा पहला स्टेप। कैलकुलेशन ऑफ
टोटल लॉस। सबसे पहले आपको टोटल लॉस निकालना चाहिए। टोटल लॉस ड्यू टू ग्रांट ऑफ ईसॉप्स। ईसॉप्स ग्रांट होने की वजह से जो नुकसान हुआ है पहले उसकी कैलकुलेशन करो, और उसका एक ही तरीका है। अगर आप टोटल लॉस निकालना चाहते हैं, सारे बच्चे मेरे साथ साथ बोलें, सोचें कि टोटल लॉस कैसे निकलेगा। तो हमने इसका फॉर्मूला क्या बनाया था, मार्केट प्राइस किस चीज़ का, पर शेयर, कब का, ऑन ग्रांट डेट, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑन ग्रांट डेट माइनस एक्सरसाइज प्राइस पर शेयर। ये आ जाएगा लॉस पर शेयर। इसको बताओ क्या बोलेंगे हम, ये कंपनी का आ जाएगा लॉस पर शेयर। ये आ जाएगा लॉस पर शेयर। इसको करेंगे मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ अंडर ईसॉप, जो प्लान में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कवर हो रहे हैं। फिर इसको करेंगे मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ऑप्शंस पर एम्प्लॉय। पर एम्प्लॉय नंबर ऑफ एम्प्लॉय है 500, एक एम्प्लॉय को दिए हैं आपने 100 ऑप्शन, तो 50,000 शेयर हो गए। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं 100, नंबर ऑफ ऑप्शन है 10, तो 1000 शेयर हो गए। एक शेयर पे इतना नुकसान, तो 1000 शेयर पे कितना, 50,000 शेयर पे कितना, 500 शेयर पे कितना, टोटल लॉस आ जाएगा आपका। दूसरी कैलकुलेशन, ऑन SLM बेसिस। हम यहाँ लिखेंगे टोटल लॉस ड्यू टू ईसॉप्स डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड कर देंगे वेस्टिंग पीरियड से। वेस्टिंग पीरियड का दूसरा नाम क्या है, कंडीशनल सर्विस पीरियड। 3 साल, 4 साल, 5 साल, जो क्वेश्चन में दे रखा होगा। लॉस पर एनम आ गया। उसके बाद डालेंगे जर्नल एंट्रीज। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ना तो बिगिनिंग में ना ही ग्रांट डेट को। एंट्रीज कब डलेंगी, ध्यान रखना, एंट्रीज डलेंगी एंड ऑफ ईयर, साल के एंड में 31 मार्च को। अगर आप जर्नल एंट्रीज डालना चाहते हैं तो फर्स्ट एंट्री डलेगी एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन। नाम ही टेक्निकल रख दिया, जाना तो P&L में ही है। एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्सपेंस डेबिट
to ESOP's outstanding account. Being annual expense debited for granting ESOPs. सेकेंड एंट्री में आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ये पेपर में मेरी तरह मत लिखना P&L, प्रॉफिट एंड लॉस पूरा लिख के आना। टू एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्सपेंस। being employee compensation expense written off। हमने इसको राइट ऑफ कर दिया है। और अगर आप इसका नेट इफेक्ट देखो तो ये दोनों ख़त्म हो गए। नेट एंट्री क्या बनी? P&L टू ESOP, लेकिन नेट एंट्री पेपर में पास नहीं करनी, 2 एंट्रियाँ दिखानी है। और अगर आप इसके फर्स्ट ईयर के एंड में अकाउंट बनाना चाहो, एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट तो हम इसमें लिखेंगे टू ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट और फिर इसके सामने लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आप एक अकाउंट और बनाना चाहो, इसके नीचे बना सकते हो आप ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट यार 2 एंट्रीज पास करनी है, ये भी कोई मुश्किल काम है क्या? हैं बताओ। बाय एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट टू बैलेंस CD, इसका बैलेंस निकालते रहो। इसे हम इकट्ठा करते जाएंगे। टू बैलेंस CD बाय बैलेंस BD, फिर नया खर्चा, फिर बैलेंस बढ़ेगा, इसको कैरी करते जाओ। और एंड में क्या होगा? या तो इसको GR में भेज देंगे या इसको प्रीमियम में भेज देंगे। या तो GR में चला जाएगा अगर वो मना करेंगे तो, या प्रीमियम में डाल देंगे जब इशू करेंगे, ख़त्म हो जाएगा ये। अच्छा, सेकंड स्टेप लिखो। accounting entries for second year or subsequent year in vesting period। जो मैंने आपको बताया वो फर्स्ट ईयर के लिए था। अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी है, अब the entries shall remain same as we have passed at the end of
फर्स्ट ईयर। एंट्रीज वही रहेंगी। अगर 3 साल है तो 6 एंट्रियाँ डलेंगी, 2 साल है तो 4 एंट्रियाँ डलेंगी, 1 साल है तो 2 एंट्रियाँ डलेंगी, 4 साल है तो 8, 1 साल में 2 एंट्रीज डालनी है, नंबर ऑफ ईयर से उसके हिसाब से एंट्रीज बढ़ाते रहना। फिर आ जाएगा जी तीसरा स्टेप, एट द एंड ऑफ कंडीशनल सर्विस पीरियड, यहाँ बोलते हैं एट द एंड ऑफ वेस्टिंग पीरियड। जब ये एक्सपायर हो जाएगा तब 2 ऑप्शन होंगे। केस 1, इफ एम्प्लॉयज आर नॉट interested in exercising options, अगर एम्प्लॉयज़ ऑप्शंस को एक्सरसाइज करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो हम एक एंट्री डाल देंगे, ESOPs आउटस्टैंडिंग डेबिट टू जनरल रिजर्व्स। और हम इसमें लिखेंगे बीइंग ESOP आउटस्टैंडिंग रिवर्स्ड due to unexercised options। इसका मतलब बेटे एक बात बताना मुझे, ESOP में पैसा आया कहाँ से? ESOP में पैसा आया कहाँ से? अरे सर, P&L टू ESOP अभी तो आपने कराया था और ESOP टू GR करा दिया आपने, याद है ना? हाँ जी सर याद है। ये एंट्री आपने नेट बताई थी। पहले एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस टू ESOP कराया, फिर आपने P&L टू कॉम्पनसेशन एक्सपेंस करा दिया। नेट एंट्री सर यही बनती थी आपकी। तो पहले ये पैसा P&L से निकल के यहाँ गया, अब ये रिवर्स हो गया। तो इसका मतलब पैसा P&L से निकला और GR में चला गया, किसी को दिया तो नहीं ना। ये बात याद रखना, मैं इसका मतलब आगे बताऊंगा, अभी बताऊंगा 5 मिनट के बाद। पैसा P&L से निकला, GR में चला गया, पैसा P&L से निकला, ESOP में गया, ESOP से GR में। मतलब किसी को देना नहीं होता, दिखाने के लिए होता है ये। P&L चल भी GR, अच्छा दिखाने के लिए बस। हाँ, किसी को देना थोड़ा ना है। कंपनी कहती है 180 का शेयर 110 में दिया, 70 रुपये का लॉस हो गया, 70 रुपये को 3 सालों में बांट के P&L करते रहे, बाद में बोला चल भी GR, किसी को देना नहीं। ठीक है, ये बात आप याद रखना। अभी पैसा P&L से निकला और GR में चला गया, ये बात आप याद रखना। मैं भी याद रखूँगा, आप भी याद रखना, इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा अभी आगे आपको। सुनते जाना बात। दूसरा केस, if employees are interested in
exercising options. If employees are interested in exercising options, फिर अब इसमें दो एंट्री डालेंगी. फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट, टू ESOP आउटस्टैंडिंग, being employees contribution received for exercised options. और सेकंड ESOP outstanding debit to share capital to security premium being shares issued under ESOPs. अब ये एंट्री देखो, ESOP का पैसा कहाँ गया, कैपिटल में और प्रीमियम में. अगर 180 रुपये का एक शेयर 110 में दे रहे हैं और मान लो फेस वैल्यू 100 भी है, मान लो फेस वैल्यू 100 भी है, फेस वैल्यू 100 है, 110 वो लेके आ रहा है ना, घर से लेके आ रहा है, तो फेस वैल्यू का पैसा तो वो दे ही रहा है. अच्छा, फेस वैल्यू का पैसा तो वो देगा ही देगा, क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस हमेशा फेस वैल्यू से अबव रहता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो फेस वैल्यू के बराबर वो पैसा लेके आ रहा है, तो ये जो ESOP में पैसा पड़ा था वो कहाँ गया, वो प्रीमियम में गया. अगर वो मना करता है तो ESOP का पैसा GR में चला जाएगा, वो हाँ कहता है तो प्रीमियम में डाल देंगे. अब दिमाग लगाओ, P&L से पैसा ESOP में गया, ESOP से आगे दो जगह बट गया, या तो GR में जाएगा या प्रीमियम में जाएगा, किसी को दिया तो नहीं. अच्छा, P&L भी आपका रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, जर्नल रिजर्व भी रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी रिजर्व एंड सरप्लस में आता है. तो इसका मतलब रिजर्व का पैसा रिजर्व में रह गया. तो फिर हमने ये सारा झमेला किया क्यों, सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए कि कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को सस्ते शेयर की वजह से अपना कितना नुकसान किया, वो P&L में रिफ्लेक्ट हो जाता है. अगर कंपनी इसकी अकाउंटिंग ना भी करे तो भी घर की बात घर में ही है, लेकिन कंपनी को ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन देने के लिए अपने P&L में एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन एक्सपेंस दिखाना पड़ता है और लोगों को बताना पड़ता है कि कंपनी ने सस्ते शेयर कितने सस्ते दिए हैं. क्योंकि आपको पता है डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, इनको कहीं फ्री के भाव तो नहीं दे दिए, कहीं सारा नुकसान इनकी वजह से तो नहीं हो रहा. तो शेयर होल्डर खींच देता है फिर मीटिंग के अंदर. ऐसे तो मतलब अगर हम इस तरह से अकाउंटिंग नहीं करेंगे और लोगों को नहीं बताएंगे कि कितना नुकसान कंपनी ने झेला है सस्ते शेयर्स में, तो कंपनी के मैनेजर, MD, डायरेक्टर अपने आप को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर दे देंगे, कंपनी का बाजा बजा देंगे. तो ये ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन है बेटे. पता है मैंने आपको ये पूरी कहानी क्यों सुनाई है, क्योंकि एक बच्चे ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था, एक बच्चे ने मेरे से फेस टू फेस क्लास में क्वेश्चन पूछा था. उसने मुझे ये पूछा था कि जिंदल सर, ये जो ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट है, ये 3 सालों तक आउटस्टैंडिंग चलेगा, तो इसे हम बैलेंस शीट में कहाँ शो करेंगे, क्या नेचर है इसकी. तो इसकी नेचर है बेटे रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांजिशनल रिजर्व्स की तरह दिखाएंगे. नहीं समझे, शेड्यूल 3 में एक हेडिंग बनती है शेयर कैपिटल, फिर उसके नीचे लिखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस. तो रिजर्व एंड सरप्लस में सारे नाम आते हैं, P&L, GR, प्रीमियम, वहीं लिखेंगे ESOP आउटस्टैंडिंग. और ये ट्रांजिशनल रिजर्व है. ट्रांजिशनल रिजर्व का मतलब क्या है, जिसका हिस्ट्री भी रिजर्व है, जिसका फ्यूचर भी रिजर्व है. हिस्ट्री इसकी P&L की है,
फ्यूचर इसका GR का है, हिस्ट्री इसकी P&L की है, फ्यूचर इसका प्रीमियम का है, किसी को देना नहीं करना नहीं, सब दिखावा है। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस था, रिजर्व एंड सरप्लस है, रिजर्व एंड सरप्लस रहेगा। तो हम इसे बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में ही दिखाएंगे। एक नोट लिखिए, as per the provisions ESOP outstanding account is a type of ट्रांजिशनल रिजर्व। ट्रांजिशनल रिजर्व का मतलब जिसका पास्ट भी रिजर्व, जिसका फ्यूचर भी रिजर्व, ड्यू टू विच it will be disclosed कुछ टीचर्स को मैंने YouTube पे ये कहते हुए सुना कि ESOP आउटस्टैंडिंग इज़ अ टाइप ऑफ प्रोविज़न। कैसे हुआ प्रोविज़न? ये कोई कैश में थोड़ा ना देना हमने किसी को, ये कोई प्रोविज़न थोड़ा ना है ना, ये तो रिजर्व है। पूरी कहानी मैंने आपको बता दी, इस प्रेजेंटेशन के बेसिस पे चलना हमने। तो हर साल 2-2 एंट्रियाँ, बस उसके बाद क्या करना है, हाँ भाई लेगा, नहीं लूँगा, चल GR, हाँ भाई लेगा, ला पैसे दे, पैसे दे, शेयर ले जा, बस इतना सा काम है। तो आप इसमें एग्जांपल लिखो एक, लेकिन मैं इसमें एक ना हेडिंग आपको ठीक कराना चाहता हूँ। हाँ, ये ना कॉन्सेप्ट नंबर 1 हटाओ यहाँ से आप, क्योंकि मैंने यूनिट लिख दिया ना आगे। हाँ, यूनिट लिख दिया, यूनिट 1 शुरू किया हुआ है। हाँ, मीनिंग ऑफ SBP है, कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, मीनिंग ऑफ SBP है, ठीक है। लिखो बेटे एग्जाम्पल, लिखो एक पहले, लिखो बेटे एग्जाम्पल में, लिखो एग्जाम्पल में। सबसे पहले हमारे पास है ग्रांट डेट। सबसे पहले हमारे पास है ग्रांट डेट 1 अप्रैल 2021। सेकंड, वेस्टिंग कंडीशन। वेस्टिंग कंडीशन 3 years। तीन साल तक उसको कॉन्टीन्यूअस एम्प्लॉयमेंट में रहना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा, मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑन ग्रांट डेट, ₹150। एक्सरसाइज प्राइस बताइए, ₹120। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 100। ऑप्शंस पर एम्प्लॉय, ये भी 100, बहुत बढ़िया।
अच्छा, इसमें एक चीज़ और ऐड करो 7th पॉइंट में, फेस वैल्यू पर शेयर, फेस वैल्यू पर शेयर 100 रुपीज़। अगर मार्केट प्राइस 150 रुपये का है तो 100 रुपीज़ की इसमें फेस वैल्यू है, 50 रुपये का प्रीमियम है। ठीक है जी। पास journal entries for all 3 years assuming all employees are interested in ESOPs। सारे एम्प्लॉयज़ ESOPs में इंटरेस्टेड हैं। आपको ये एग्ज़ाम्पल सॉल्व करना है, और आपको अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो सबसे पहले आपको टोटल लॉस पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको टोटल लॉस पता होना चाहिए। बताओ टोटल लॉस कैसे आएगा। टोटल लॉस के लिए पहले ये बताओ मार्केट प्राइस कितना है, 150। एक्सरसाइज प्राइस कितना है, 120। एक शेयर में कितना नुकसान है, 30 रुपये का। अच्छा, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 100। एक एम्प्लॉय को कितने शेयर देने हैं, 100। तो 10,000 शेयर्स पे कितना, 3 लाख रुपए का नुकसान है। अच्छा, देख लेते हैं आओ। सबसे पहले 150 माइनस 120, ये हो गया मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 100। और एक एम्प्लॉय को ऑप्शन कितने दे रहे हैं, ये भी 100। तो बताओ फिर कितना नुकसान हुआ, 3 लाख रुपए का। लॉस पर एनम बताओ कितना है जी, ₹3 लाख का अगर टोटल लॉस है, डिवाइड करेंगे 3 साल से, ₹1 लाख पर एनम बनता है। अच्छा, 1 लाख 1 साल के बनते हैं। तो अब आते हैं जर्नल एंट्रीज में। सबसे पहले फर्स्ट ईयर, एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्सपेंस डेबिट कितना, 1 लाख रुपए। टू ESOP आउटस्टैंडिंग, ये भी 1 लाख रुपए। बीइंग एक्सपेंस डेबिटेड, सेकेंड एंट्री में आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्सपेंस, बीइंग एक्सपेंस रिटर्न ऑफ। हर साल यही 2 एंट्रीज डलेंगी। पेपर में ये मत कराना डू ना लिख के आनी पड़ेगी एंट्रीज।
सेकेंड ईयर में फिर लिखो एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपये। टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग 1,00,000 रुपये। बीइंग एक्सपेंस डेबिटेड सेकेंड एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्सपेंस 1,00,000 रुपये। बीइंग एक्सपेंस रिटर्न ऑफ। पता है मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ कि अगर टीचर नहीं लिखेगा तो स्टूडेंट कैसे लिखेगा, मेरे को लिखनी पड़ेंगी। तो आपको ये लगेगा कि जब सर लिख रहे हैं, ये तो बच्चा पेपर में कोई ना कोई शॉर्टकट मारा था, नंबर कट जाते हैं उसके। एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपये। टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग वही 1,00,000 रुपये। बीइंग सेकेंड एंट्री पास करूंगा जी मैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपये। टू एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्सपेंस 1,00,000 रुपये। बीइंग एक्सपेंस रिटर्न ऑफ। बीइंग एक्सपेंस रिटर्न ऑफ। अब मुझे बताओ हर साल ईसॉप आउटस्टैंडिंग में कितना पैसा गया? 1,00,000 1,00,000 1,00,000। बताओ ईसॉप आउटस्टैंडिंग में अब कितना पैसा है? जिंदल सर 3,00,000 रुपये हो गए, है ना। और सारे के सारे एम्प्लॉयज़ क्या हैं? इंटरेस्टेड हैं। मैंने एग्जांपल में लिखवाया आपको कि सारे एम्प्लॉयज़ इंटरेस्टेड हैं। अगर सारे एम्प्लॉयज़ इंटरेस्टेड हैं तो 10,000 शेयर पे 120 रुपये के हिसाब से 12,00,000 रुपये आ जाएंगे। 100 एम्प्लॉई हैं, 100 ऑप्शन है, 10,000, 120 का एक्सरसाइज प्राइस है, लाओ 12,00,000। 12,00,000 वो लाएगा, 3,00,000 मैंने डाल दिए, 15,00,000। 15,00,000 के शेयर इशू कर देते हैं। 2 मिनट का काम है, आओ मेरे साथ। बैंक अकाउंट डेबिट टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग 100 into 100 into 120। Being cash received for, being cash received for exercised options। कैश रिसीव्ड फॉर एक्सरसाइज्ड ऑप्शंस। अब क्या करना है? न्यू इशू। और क्या करना है? एंट्री पास कर देंगे। ईसॉप्स आउटस्टैंडिंग डेबिट, ध्यान रखना 3,00,000 प्लस 12,00,000 15,00,000 हो गए मेरे पास। 15,00,000 के मैं शेयर इशू करने जा रहा हूँ। टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। आपको अच्छी तरह से पता है फेस वैल्यू क्या है। 10,000 शेयर्स हैं, 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू है। तो 10,000 शेयर्स हैं, 50 रुपये का प्रीमियम है। क्यों?
मार्केट प्राइस 150 का था, 100 की फेस वैल्यू। अच्छा 10 लाख कैपिटल में, 5 लाख प्रीमियम में, बीइंग शेयर्स इशूड। ये कोई क्वेश्चन है बताओ। अच्छा मैं इसी में एक चेंज कर रहा हूँ, इसके नीचे लिखना ज़रा, what will be impact on entries if all employees reject the options? At the end of third year। इसका तो एक ही रीज़न होगा, मार्केट प्राइस गिरा होगा, इन्होंने मना कर दिया हमें नहीं चाहिए। अच्छा सब लोगों ने मना कर दिया, तो कहते हैं बताओ आपके आंसर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो एक ही इफ़ेक्ट पड़ेगा, all entries for employees compensation expense shall remain same as in previous solution। The following entry shall be recorded। और हम इसमें एंट्री पास करेंगे, ईसॉप आउटस्टैंडिंग डेबिट 3 लाख। जब सारे एम्प्लॉयज़ ने मना कर दिया तो फिर हमारे पास कैश तो आना नहीं, इशू होना नहीं। इसको उठा के जर्नलिज्म में मारो, पर ये ख़त्म करो इसको। 3 लाख को जर्नलिज्म में, बीइंग होगा जी, काम ख़त्म। एक और एग्जांपल लिख लो मेरे कहने पे, सारे हर तरह से देख लो आप इसको। assuming 50% of employees are interested and remaining 50% अब हम पहली एंट्री पास करेंगे। सारे बच्चों को पता है ईसॉप में 3 लाख पड़े हैं, आधे उड़ाओ पहले तो आप। ईसॉप आउटस्टैंडिंग 1,50,000। क्यों? मेरे पास 3 लाख पड़े हैं और आधे एम्प्लॉयज़ मना कर रहे हैं, तो उड़ाओ परे, जर्नल रिजर्व में भेजो इसे। भेज दिया जी। बीइंग %50 of ESOP outstanding reversed due to
सेकेंड एंट्री बताओ जी। पैसे मंगवा लो सर। कितने लोगों से? आधे लोगों से पैसे मंगवा लो। कितने एम्प्लॉय थे? 100। कितने ऑप्शन थे? 100। कितने रुपए हैं? 120। और कितने परसेंट? 50%। तो 12 लाख की जगह 6 लाख ही आएंगे। सारे मान जाते तो 12 लाख आ जाते, आधे माने हैं तो 6 लाख आएंगे। अच्छा। बीइंग रिसीव्ड, बीइंग कैश रिसीव्ड ऑन एक्सरसाइज्ड ऑप्शन। बेटे एक बात बताओ, ईसोप आउटस्टैंडिंग अकाउंट में 3 लाख थे, उसमें से 1.5 लाख उड़ गए, 1.5 लाख बच गए। 1.5 लाख में कितने और ऐड हो गए? 6 लाख। 7.5 लाख का इशू कर दो बस आप। ये लो, ईसोप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट 7.5 लाख। भाई मेरे पास 3 लाख पड़े थे, मैंने 1.5 लाख उड़ा दिए क्योंकि रिवर्स कर दिए, आधे मना कर दिया लोगों ने। 6 लाख मैंने कैश मंगवा लिया आधे लोगों से, तो 7.5 लाख हो गए। टू शेयर कैपिटल 100, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 50, तो 5 लाख रुपए की कैपिटल है। बीइंग शेयर्स इशूड अंडर ईसोप्स। लो सर, एग्जाम्पल ख़त्म, पैसा जम। सर ये कैसे आया? अरे भाई साहब फिर बात को समझते नहीं हो। 100 × 100 10,000 शेयर थे, 10,000 का आधा 5,000, तो ये सारी कैलकुलेशन 5,000 शेयर्स की है। अच्छा। अब तो ठीक है। चलो, अगर पेपर में नंबर ऑफ़ शेयर निकालने में आपको कन्फ्यूज़न हो जाए ना, एक शॉर्टकट बताता हूँ, इस रेशो में बांट लिया करो। जैसे 2:1 बनती है तो इसको 2:1 में बांट लिया। वैसे नंबर ऑफ़ शेयर आपके टिप्स पे होने चाहिए, ऐसा कोई मुश्किल काम तो है नहीं। तो मैंने आज की क्लास में आपको ईसॉप्स की अकाउंटिंग शुरू करा दी है। अगली क्लास में इस चैप्टर को मैं और आगे लेके चलूँगा। अभी मुझे बहुत सारी बातें बतानी है। प्लीज़ स्टडी मैट मत खोलना, अपने दोस्तों से डिस्कशन अभी मत करना। अभी मैंने इसको शुरू भी नहीं किया, अभी तो बेसिक ट्रेलर दिखाया है। कहीं एक क्लास लेने के बाद मेरे को मैसेज करना शुरू करो, सर आपने ये नहीं कराया, सर वो नहीं कराया। चैप्टर जिस दिन मैं आपका वाइंड अप करूँगा उस दिन बताना मुझे क्या रह गया। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।